जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का से कबल एतबार जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम, आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर हम आज सवाल उठाएंगे। बलूचिस्तान ड्रोन हमले ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की कामयाबियों पर असर डाला। अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी और मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ अमरीका कार्रवाई करे। आर्मी चीफ ने कड़े दो टोक अंदाज में अमरीकी वफ्द को पहली बार खुला पैगाम दे दिया। पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमरीका एक बार फिर सरगर्म। 2 रुकनी आला वफ्द की मुशीर खारिजा सरताज अजीज से मुलाकात। ड्रोन हमले पर तो बात हुई, लेकिन क्या भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत के सबूत भी अमरीका के सामने रखे गए? सवाल करेंगे सरताज अजीज साहब से। 2 हफ्तों से ऊपर हो गए, 7 इजलास हो गए, पानामा TOR कमेटी का कोई नतीजा ना निकल सका। हुकूमत और अपोजिशन अपनी पोजीशन पर कायम। नाउम्मीद अपोजिशन की आखिरी उम्मीद क्या है? एक और इजलास या सड़कों पे आने की महज धमकी? कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। बस 1 साल के इंतजार के बाद कराची में भी 1 अरब की लागत वाली जदीद बस चलेगी। और वज़ीर आला सिंध आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने पहुंचे। कराची के शहरियों ने पानी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध पानी कब फराहम करेगी, बताएंगे आपको प्रोग्राम में। ताल्लुकात ठीक करने के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया है और इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ अमरीकी वफ्द के सामने अच्छा रहा। आर्मी चीफ का मौक़िफ़ बेहतरीन रहा। मुशीर खारिजा सरताज अजीज साहब के इस बयान के बाद कि अमेरिका मतलब परस्त दोस्त है, अमेरिका ने अपना 2 रुकनी आला सतही वफ्द पाकिस्तान भेजा, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ऑल्सन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर मुशीर और साउथ एशिया के डायरेक्टर पीटर लेवॉय शामिल थे। अमेरिकी वफ्द ने मुशीर खारिजा सरताज अजीज साहब, आर्मी चीफ और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकातें की। पाकिस्तान की तरफ से 21 मई के ड्रोन हमले पर शदीद एहतजाज किया गया। आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, जिसमें जनरल जॉन निकलसन भी शामिल थे, जो कि कमांडर है रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के, तो उसमें आर्मी चीफ साहब की तरफ से बहुत अहम बातें की गई और बहुत से अहम मुतालबात अमेरिका के सामने पहली बार कड़े दो टोक खुले अंदाज में सामने रखे गए। आर्मी चीफ ने मुतालबा किया अमेरिका से कि अफगानिस्तान में मौजूद मुल्ला फजलुल्लाह और टीटीपी को निशाना बनाया जाए। आर्मी चीफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान में रॉक की मुदाखलत का मामला भरपूर अंदाज में उठाया। इसके अलावा 21 मई को बलूचिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया और ये भी कहा कि इस ड्रोन हमले के असरात ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की कामयाबियों के खिलाफ साबित हुए हैं। और ये भी कहा आर्मी चीफ ने अमरीकी वफ्द के सामने खुले दो टोक अंदाज में कि ड्रोन हमला पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी एहतराम और एतमाद के मुखालिफ है। और अमरीका को बावर करवाया आर्मी चीफ ने कि अगर खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं तो फिर अमेरिका को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इससे पहले अमरीकी वफ्द ने मुशीर खारिजा सरताज अजीज साहब से भी मुलाकात की। वहां पर कुछ अमरीकी मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखे गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके भरपूर जवाबात दिए। अमरीका की तरफ से ये मुतालबा सामने रखा गया कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने कहा कि वो तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहा है। ड्रोन हमले अमरीका ने कहा कि कोई यकीन दहानी नहीं है कि रोके जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर वो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक भी ले जा सकता है। मजीद क्या कुछ गुफ्तगू हुई, अमेरिका के आइंदा के इरादे क्या हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेके, यही बात करने के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर खारिजा जनाब सरताज अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरताज अजीज साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि ड्रोन हमले पर पाकिस्तान ने आज शदीद एहतजाज किया, अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या था और क्या पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके जाएगा इस मामले को? पहली बात तो ये है जी कि ये जो हमने उनको जाहिर किया कि ये जो ड्रोन हमला था ये न सिर्फ हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसको भी वायलेट कर रहा है और इससे हमारे ताल्लुकात पे भी असर पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक और ड्रोन स्ट्राइक होगा जैसा उन्होंने किया है तो इससे बहुत गहरा असर पड़ेगा हमारे ताल्लुकात। तो जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक है ये जिक्र जरूर हुआ कि जो लास्ट ईयर हमने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये बात उठाया था कि ड्रोन अटैक जो है बजाय खुद एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। वो जाहिर है कि जब वक्त आएगा तो उस पर हम अमल करेंगे। जो अगला अहम मसला था वो था कि इस ड्रोन अटैक से जो अफगानिस्तान का अमन का अमल है, पीस टॉक्स हैं, उन पर मनफी असर पड़ा है। तो ज्यादा इस पर भी बात हुई क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में इस ड्रोन अटैक से 3 दिन पहले यानी 18 मई को इस बात पे इत्तेफाक हुआ था कि पीस प्रोसेस ही वहां पे अमन ला सकता है और उसकी तरफ सब मिलकर कोशिश करें। तो इस अटैक ने उस प्रोसेस को इंटरप्ट किया है और इसीलिए अब जो आगे अमल कैसे होगा उस पर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि अब तालिबान लीडरशिप का जो नई लीडरशिप है उनका मौक़िफ़ जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गया है और वहाँ पे जो इंसर्जेंसी और लड़ाई है वो भी ज्यादा बढ़ गई है और उसका जो रद्द अमल है अब ज्यादा मुश्किल हो गया है समन को। लेकिन फिर भी क्या है तो इस पर कुछ बात हुई कि वो जा रहे हैं आज अफगानिस्तान के, उनसे डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान से एक पॉजिटिव सिग्नल जाए तालिबान को ताकि वो बातचीत पर आमादा हो। तो ये बात जो है अभी वो कम से कम उस पर इब्तिदा हुई कि डायलॉग प्रोसेस को जिंदा कैसे रखा जाए। सरताज साहब अब जी आप कहिए सरताज साहब। जो उनका हकारी नेटवर्क वाली बात थी आज भी हुई, पहले से उनकी ये बात थी क्योंकि ये तो अमेरिका में भी करते रहे और कांग्रेस ने भी की है। हमने सिर्फ उनका आज जो जवाब दिया उनके इन सवालात का वो बुनियादी तौर पर यह था कि हमारा अपना नेशनल एक्शन प्लान के तहत हम तमाम ग्रुपों के खिलाफ बतदरीज एक्शन ले रहे हैं लेकिन वो इस तरीके से ले रहे हैं कि हमारी अपनी सिक्योरिटी को खतरात ना हो। तो इस हवाले से जो बॉर्डर मैनेजमेंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उसको आप अफगानिस्तान को परसुएड करें कि इसमें वो हमारे साथ तावन करें क्योंकि इसके बगैर हमारी सरहदें महफूज नहीं होंगी। स्मगलर्स भी हैं, टेररिस्ट भी हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग भी है। तो उस पर भी हमने बात की और अगली बात जाहिर है कि ये थी कि आप भी वहाँ जो TTP की लीडरशिप है उनके खिलाफ आप एक्शन लें और जो रेफ्यूजीज का मसला है उस पर भी बातचीत करें ताकि उसका भी कोई हल निकले। तो ये हमारे एक तरह की सरताज साहब पहले खबर आई थी कि दफ्तर खारजा की तरफ से भारतीय मुदाखलत के सबूत अमरीकी वफ्द के सामने रखे गए हैं लेकिन उसके बाद जो दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज आई उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। आप फरमाइएगा कि क्या दफ्तर खारजा की तरफ से सबूत रखे गए हैं अमरीकी वफ्द के सामने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के? आज ये इस आइटम नए एजेंडे पे था ना हमारा इरादा था क्योंकि उस पर हम जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो कुलभूषण को अरेस्ट करने के बाद उसका जो नेटवर्क है जो काम हो रहा था उस पर अभी मटीरियल इकट्ठा कर किया जा रहा है। जब वो तैयार हो गया तो फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी और C5 वालों को मशहूर दिया जाएगा। तो आज वो आइटम हमारे एजेंडा पे नहीं। और क्या न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के हवाले से कोई बात हुई अमरीकी वफ्द से? वो जाहिर है कि उस पर उनको मालूम है हमारा मौक़िफ़ क्या है। तो सीधी बात की जरूरत नहीं, उन्होंने तो इंडिया के साथ अपना वो किया हुआ है और हमारी जो कोशिश थी जितनी हमने एक्टिव डिप्लोमेसी की पिछले 2 महीने में तमाम मालिक को, उसमें जो कल ऑस्ट्रिया में मीटिंग हुई उसमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई कि पहले एक क्राइटेरिया बनना चाहिए जो कि तमाम ममालिक को जो नॉन NPT मेंबर हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको यकसा तरीके से अप्लाई हो और हिंदुस्तान को कोई एक्सेप्शन ना दिया जाए क्योंकि 2008 में जो उन्हें रियायत दी गई थी उसका उल्टा मनफी असर हुआ। उन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत बढ़ाया है। तो ये बात वहाँ पे मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा इत्तेफाक राय हुई है। अब जब कोरिया में 22 जून को मीटिंग होगी मुझे उम्मीद है कि ये जो लाइन है इस पर कोई ना कोई इत्तेफाक राय हो जाए। सरताज साहब एक आखिरी सवाल, आज जो आला तरीन मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, अपने मुतालबात भी सामने रखे हैं अमेरिका के, तो अमेरिकी वफ़द की तरफ से रद्द अमल क्या था? क्या तवक्को की जाए कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? उन्होंने
जो पीटर लवाय चूंकि व्हाइट हाउस में होते हैं तो उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के 2 बयान दिए। एक तो जाहिर है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की रिकवरी के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया जी। और दूसरा ये कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो कमिटमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर के साथ अक्टूबर 2015 में ताल्लुकात बेहतर करने की, उस पर वो कायम है और उसके लिए वो काम करते रहेंगे। तो उन्होंने बेहतर ताल्लुकात का इआदा किया और जाहिर है कि ये सिग्नल देना चाहा ताकि यहाँ पे ये तासुर ना बढ़े कि पाकिस्तान अमेरिका को अलग कर रहा है या कशीदगी पे अब काबू नहीं पाया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये मैसेज उन्होंने खास तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब, हम कर रहे थे। और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट इन तमाम मुलाकातों में से आर्मी चीफ का अमेरिका के सामने पहली बार खुला 2 टोक अंदाज में ये मुतालबा रखना कि अफगानिस्तान में मौजूद TTP और मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करे। ये बहुत अहम मुतालबा है जो कि आर्मी चीफ की तरफ से अमेरिका को पहली बार खुले और वाज़े अंदाज में दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। और ये बताइए कि अफगानिस्तान से बातचीत होती रहती थी मुल्ला फजलुल्लाह और TTP की बाकियात पर कार्रवाई करने के लिए, अमेरिका से भी इन कैमरा मीटिंग्स में बात होती रहती थी। पहली बार प्रेस रिलीज में सामने आया है आर्मी चीफ का अमेरिका से मुतालबा, कितना सिग्निफिकेंट है? मैं समझता हूँ कि ये एक इन ए वे वाटरशेड है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा पब्लिकली अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश की है कि जब तक अमेरिका पाकिस्तान के दुश्मनों को अपना दुश्मन नहीं समझेगा, हालात की बेहतरी नहीं होगी इसमें। और ये इसको अगर आप जो ड्रोन अटैक के साथ मिलाकर इसको पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर मैसेज है अमेरिका के लिए कि ड्रोन अटैक आपने किया पाकिस्तान के अंदर, उस शख्स पे किया जिसको खुद प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। मैं ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि ये जो क्वाड्रुपल ग्रुप बना हुआ है, इसमें से एक जो साइड वर्किंग ग्रुप था उसके मकासद में ये शामिल था कि मुल्ला मंसूर इस किस्म के जितने तालिबान हैं जो बातचीत में शामिल हैं उनकी नकलो हरमत जो नकलो अपनी हरकत और साथ उसके जो उनकी लॉजिस्टिक्स है उसकी वो देखभाल करेंगे। और उन्होंने ना सिर्फ ये इसकी खिलाफ वर्जी की है, उसको मार दिया है उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में, और ये अपने आने से पहले ही पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का ये समझता हूँ कि एक बैलेटेंट पाकिस्तान के ऊपर ये एग्ज़ाम भी लगाया है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, जो हक्कानी नेटवर्क का गढ़ समझा जाता था उसको पिछले कुछ दिनों पहले ही चीफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर कर दिया, हमने उसको भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सबको मिलाकर अगर देखें तो ये चीफ आर्मी स्टाफ ने पहली दफ़ा उनको बताया कि हमने जो कुछ करनी था कर दिया है, अभी हम इससे ज़्यादा और कुछ करेंगे तो फिर अभी आप लोगों को तकलीफ पहुंचेगी उससे, क्योंकि जो भी इस पे होगा पाकिस्तान अपने दुश्मनों के पीछे तो जाएगा। बिल्कुल ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी आपने सुना, मैंने सरताज अजीज साहब से भी सवाल किया कि क्या उन्होंने अमरीकी वफ़द के सामने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया, तो उनका कहना था कि ये एजेंडे में शामिल नहीं था आज की मुलाकातों में। लेकिन तमाम दिन रिपोर्ट होता रहा कि दफ्तर खारजा ने भारतीय मुदाखलत के सबूत अमरीकी वफ़द के सामने भी रख दिए हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ से जब अमरीकी वफ़द की मुलाकात होती है तो वहां पर लाजमन उठाया जाता है जो पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला है। तो क्या आप समझते हैं कि दफ्तर खारजा ने जो कमी छोड़ दी थी वो GHQ की तरफ से पूरी हो गई? जी पूरी, देखिए GHQ तो अपना काम कर रहा है, दफ्तर खारजा का अपना काम है। जब तक हुकूमत अपना काम नहीं करेगी कमी पूरी नहीं हो सकती खरीदा इसमें। चीफ आर्मी स्टाफ ने तो मैं समझता हूँ कि कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। और ये अगर आप देखिए 7 तारीख को जो मुलाकात हुई थी GHQ में, उसके बाद थोड़ा दफ्तर खारजा भी हरकत में आया है, जब उसने लोगों को फ़ोन भी करने शुरू कर दिए हैं, NSG की बात भी हमने करना शुरू कर दी है। तो हुकूमत का काम तो हुकूमत को करना है, चीफ आर्मी स्टाफ उनकी मदद कर सकते हैं। ये आज जो चीफ आर्मी स्टाफ ने काम किया ये वो किया है जो हमारी हुकूमत को बहुत पहले कर देना चाहिए था। ना सिर्फ ये कुलभूषण यादव का, इससे पहले अगर आपको याद हो तो बलूचिस्तान में मुदाखलत के बड़े वाज़ेह सबूत थे जो उसके डोजेज भी तैयार हुए थे और हमने हिंदुस्तान को नहीं दिया, बल्कि हम कहीं जाके UN में छोड़ के आ गए हैं, दोबारा हम उसकी बात नहीं उठाई। इसकी हुकूमत वक्त ने आज तक कुलभूषण यादव के मसले पर कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया। आज मैं समझता हूँ चीफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका को बताने से मकसद हमारा हल नहीं होगा, इसलिए अमेरिका को सिर्फ ये बताने का मकसद ये था कि देखिए कुलभूषण यादव एक नुमाइंदा है जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है, जो टेररिज्म फैला हुआ है, जिसमें ना सिर्फ ये कि भाई हिंदुस्तान इन्वॉल्व है बल्कि इस तरीके से इन्वॉल्व है कि उसको इसके मामले में कोई घबराहट भी नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उससे पहले मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब भी हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पानामा पर TOR कमेटी का मामला, जिसका आज 7वां इजलास हुआ लेकिन वो भी बेनतीजा निकला। जी वेलकम बैक। पानामा TOR कमेटी का 7वां इजलास भी बेनतीजा निकला। के मामलात जू के तू है, जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं नहीं है, जू की तू है सूरत हाल। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, और यही मरहला, यही मामला नजर आता है पानामा पर TOR कमेटी का कि जो नाउम्मीद तो शायद अभी तक मुकम्मल नहीं हुई लेकिन नाकाम मुसलसल होती चली जा रही है। 2 महीने से ऊपर हो गए पानामा लीक्स के इंकिशाफात को और 2 हफ्तों से ऊपर हो गए पानामा के लिए TOR कमेटी को बने हुए और इजलास पे इजलास करते हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार कहते रहते हैं कि सूरत हाल जूं की तू है, तो पहले इजलास से लेकर 7वें इजलास तक सूरत हाल हुकूमत और ऑपोजिशन की जूं की तू मौजूद है। ये जूं की तू सूरत हाल आगे बढ़ क्यों नहीं, सवाल करेंगे यहीं पर शाह महमूद कुरैशी साहब से। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि अभी भी डेडलॉक कहां पर बरकरार है? डेडलॉक तो था लेकिन आज की नशिस्त के बाद मैं तो बहुत वहां से नाउम्मीद लौटा हूँ। मुझे कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हमने जो प्रोग्रेस की थी, जो हुकूमत का जवाब आया है, उससे तो ये दिखाई दे रहा है कि हम पोल्स अपार्ट हैं और मुझे कोई मीटिंग ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मीटिंग में मजीद बैठना बेसूद होगा। मैं अपनी जमात को आज की सूरत हाल से आगाह करूंगा और उनसे फिर पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे मजीद इन मीटिंग्स में बैठना है, मेरी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि मुझे कोई शाह साहब आपने जो कहा कि पोल्स अपार्ट है हुकूमत अपोजिशन, तो कौन सा ऐसा नुक्ता है या कौन से ऐसे निकात है कि जिन पे आप पोल्स अपार्ट हो गए हैं? हमने जो मुतबादिल गवर्नमेंट ने हमें एक 4 नुकाती प्रपोजल दिया था जी। हमने उनके 3 नुकात को अपनाते हुए कुछ इजाफा किया और हमने समझा कि हमने खासी पेशरफ्त की है। लेकिन आज गवर्नमेंट का जो जवाब मिला वो ये था कि ये तो पहले से भी बदतर है। जो 15 सवालात हमारे थे, ये उससे भी हुकूमत को बदतर दिखाई दिया। तो फिर मुझे पेशरफ्त क्या दिखाई दे रही है? जो हुकूमत ने एक प्रपोज किया, जो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो मोरलेस वही 1956 का इंक्वायरीज एक्ट है, लफ्ज बलफ्ज वही चीज थी, मां सिवाय एक सेक्शन 9 का इजाफा किया गया, बाकी मनोवन वही चीज उनने रिप्रोड्यूस कर दी। तो मुझे तो उस पर पेशरफ्त। शाह साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत के कौन से 4 निकात थे और अपोजिशन ने जिन 3 निकात में इजाफा किया है तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में डिटेल में नहीं जा सकता। इन राइटिंग है, हमारा प्रपोजल इन राइटिंग है और जब अगर ये कभी शेयर किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूं और अफसरदगी से कह रहा हूं कि मुझे पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। मुझे हुकूमत एक TORs पर इत्तफाक के बाद एक कमीशन जो पैनामा और ऑफशोर कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन करे, उस पर संजीदा दिखाई नहीं देती। देखिए, जहां संजीदगी होती है वो अमल दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने पैनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद उनको एग्जामिन किया और एक 65 रुकनी कमेटी बना दी मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट की, और वो कमेटी अब सब चीजों को इंक्वायर करेगी। आपने फरमाया कि आप अफसुर्दा हैं, आप नाउम्मीद हैं, तो ये नाउम्मीद सिर्फ PTI है या तमाम अपोजिशन है? मैं समझता हूं कि मेरी जो मीटिंग के बाद जो हमारा तबादला ख्याल हुआ, मेरी एतजाज एहसन साहब जो
बहुत सीनियर हैं और माहिर कानून भी हैं, उनसे तबादला ख्याल हुआ। उनके व्यूज भी बिल्कुल मुझसे मिलते जुलते थे, उन्हें भी पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी चीमा साहब से जो मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरा उनसे भी तबादला ख्याल हुआ। चीमा साहब भी बिल्कुल ही हुकूमत के रवैये से आज खासे अफसरदा थे और परेशान थे। मेरी साहबजादा तारिकुल्लाह साहब से जब तबादला ख्याल हुआ, उनका भी व्यू था कि गवर्नमेंट जो है वो जो पैनमा और ऑफशोर्स पर जो हमारा तहकीक का जो हमारी ख्वाहिश थी वो सब कुछ गड़बड़ करना चाह रही है। और तो शाह साहब फिर ये फरमाइएगा कि अब अपोजिशन करेगी क्या, आगे की हिकमत अमली क्या है? क्या जो मंगल को TOR कमेटी का इजलास होना है उससे पहले अपोजिशन अपना कोई मुश्तरका इजलास करेगी? देखिए, मंगल को नशिस्त है हमारी जी, मंगल को हम बैठेंगे। मंगल की एक हुकूमत के साथ नशिस्त भी तय हुई है हुकूमती कमेटी के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी दरख्वास्त ये होगी अपोजिशन जमातों से कि हम आपस में बैठकर एक लायबल बना लें कि हमें आखिर कब तक ये हमने TOR खेलना है और कब तक हमने नशिस्तें करनी है। क्योंकि मुझे, अगर मैं ख्वाजा आसिफ की सोच लोगों ने असेंबली में जिसकी अक्कासी की है, अगर उसको मैं हुकूमत की सोच समझूं तो उनकी बकौल तो ये पैनमा अवामी इशू ही नहीं है। पैनमा शाह साहब ये फरमाइएगा कि क्या मंगल का इजलास आखिरी इजलास होगा, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब ने आज यही कहा है, और क्या PTI मंगल के इजलास में बैठेगी? अपनी लीडरशिप से वजाहत मांगी है जी। अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाने को तैयार हूं, और अगर वो समझते हैं कि मेरा जाना बेसूद है तो फिर मैं ऑपोजिशन की जमातों की ऑपोजिशन की मीटिंग में तो जरूर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और दोस्तों की मशावरत करूंगा, जैसे फरमाएंगे वैसे कर दूंगा। लेकिन मुझे कोई अगली नशिस्त सूदमंद दिखाई शाह साहब, अगर TOR के कमेटी में मामला तय नहीं पाता तो इस मामले का अंजाम क्या होगा? क्या सिर्फ सड़कों पे आने की धमकी से काम चलाया जाएगा? देखिए, पहले तो कौम को आगाह करना होगा कि हकायक क्या है जी। हमारे यहाँ आपके जो वकला है उनकी भी अपनी सोच है, वो भी अपनी सोच विचार कर रहे थे। आपके पास लीगल ऑप्शन मौजूद है, अदालत का दरवाजा मौजूद है, और एज अ लास्ट ऑप्शन फिर अवाम से रुजू भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर मुसलसल 7 इजलास TOR कमेटी के नाकाम क्यों हुए हैं। इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कराची वालों के लिए अच्छी खबर कि उनके लिए सिर्फ 1 साल के इंतजार के बाद ऑरेंज लाइन बस चलने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म सिंध कायम अली शाह साहब ने आज कराची में जदीद ऑरेंज लाइन बस का इफ्तिताह कर दिया, और ये बस 1 साल के अरसे में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। ये बस ऑरेंज लाइन औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस नाजिमाबाद तक जाएगी, और नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिला दिया जाएगा। इस ऑरेंज लाइन मंसूबे की मुकम्मल लंबाई 4.7 किलोमीटर है। इस पे इब्तिदा में 2 अरब 35 लाख रुपए का बजट रखा गया था, जो कि हुकूमत सिंध का मुकम्मल अपना बजट था। लेकिन उसके बाद ये वाज़े हुआ कि 1 अरब के खर्चे में ही, 1 अरब की लागत में ही ये बस ऑरेंज लाइन की बनाई जा सकती है। इसलिए इस वक्त औरंगी टाउन से लेके बोर्ड ऑफिस नाजिमाबाद तक सिर्फ 1 अरब रुपए खर्च होंगे ऑरेंज लाइन पे, और उसके बाद जो बाकी पैसे बचेंगे वो इसकी एक्सटेंशन में लगा दिए जाएंगे। ऑरेंज लाइन बस सर्विस से कराची में रोजाना 50,000 से ज्यादा मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे। 50,000 से ज्यादा मुसाफिर औरंगी टाउन से लेके नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस तक जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी ग्रीन, ब्लू एंड येलो लाइंस हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला उनके पेचीदा तरीन और संगीन तरीन
तरीन मसाइल में से एक है और अब कराची वालों की किस्मत भी खुलने वाली है। ग्रीन लाइन पहले ही उसका इफ्तिताह हो चुका है, उस पर काम का आगाज भी हो चुका है। ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह आज हुआ है और अगले 1-2 रोज में इस पर काम का आगाज भी हो जाएगा। हुकूमत सिंध का एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इकदाम है और इसी पर बात करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध मुमताज जाखरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज जाखरानी साहब, और मुबारक हो कि आखिरकार हुकूमत सिंध को कराची वालों के ट्रांसपोर्ट मसले का ख्याल आ ही गया। लेकिन यह बताएं कि 1 साल बहुत तवील अरसा नहीं है ऑरेंज बस को मुकम्मल होने में। थैंक यू वरीदा बीबी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से अपने को चेयरमैन और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और एहलिया कराची और ख़ास करके एहलिया औरंगी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो आज स्टेप्स उठाए, बेसिकली ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, आज उस विजन को हम पूरा करने को जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इसका इनॉग्रेशन हुआ, ये बेसिकली ऑरेंज लाइन आपने जो खुद ही पहले ही बता दिया कि बेसिकली 4.7 किलोमीटर है, इसकी राइडरशिप डेली 50,000 होगी और ये औरंगी से उठता हुआ बोर्ड ऑफिस एंड कनेक्ट करेगा ग्रीन को। बेसिकली इसका टेन्योर 1 साल है। हमारी कोशिश प्रायोरिटी है कि हमारी आज भी से इसके बाद मीटिंग हुई, इंशाल्लाह इसको हम 10 माह में मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि हमारी सबसे प्रायोरिटी के साथ ये है कि ग्रीन भी ताकि मुकम्मल हो जाए, हम ग्रीन से पहले वक्त इसको ऑरेंज को मुकम्मल कर लेंगे। और दूसरी बात आपके चैनल के तवज्जो से ये मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी बिड आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने पहले फरमाया कि 2 अरब 34 था, उसको हमने कैंसिल करके दोबारा रीबिड में गए। दोबारा रीबिड में जाने से हमें ये बेनिफिट मिला कि वही काम 1 अरब 14 करोड़ में हुआ जी। तो बकाया जो पैसे हमारे बचेंगे, जो आपने पहले खुद फरमाया, हम इसके एक्सटेंशन पे जा रहे हैं। इसके एक्सटेंशन इतना ही होगा, अराउंड अबाउट 5 किलोमीटर, जो आज 50,000 होगा, इसके एक्सटेंशन से तकरीबन ये 1 लाख की राइडरशिप पहुंच जाएगी। जो आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ, जो पंजाब में BRT लाहौर बना हुआ है, जो पिंडी इस्लामाबाद बना हुआ है और मुल्तान फैसलाबाद जो बना रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट निकाल कर देखें और ऑरेंज लैंड की कॉस्ट निकाल कर देखें आप वेबसाइट पे या नेट पे, तो ह्यूज डिफरेंसेस आएगा। हम पे तनकीद की जाती है, हमारे अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ, जो सियासत करते हैं, जो कराची की मैंडेट के दावेदार है, वो कहते हैं कराची हमारा है, कराची है तो पीपल्स पार्टी का है, कराची वाले लोग उसको वोट देंगे, वो काम पे अब लोगों ने। चले ये बस अवामी है, इसे सियासी नहीं बनाते। मुमताज जाखरानी साहब, ये फरमाइए कि जो एक्सटेंशन है जो आपने 5 किलोमीटर की बताई, वो कहां से कहां तक जाएगी? देखिए, इस पे हम होमवर्क करें, इसको और औरंगी की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ, ताकि जितने, क्योंकि आपको पता है औरंगी एक जो अब कच्ची आबादी के एशिया का सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी जो है वही है। तो इसके लिए हम कोशिश करें इसको 5 किलोमीटर मजीद औरंगी टाउन के अंदर लेके जाएंगे, ताकि जितना हो सके वहाँ के लोगों को एक सस्ता सफरी आरामदायक सफर मैसर हो। ये 1 अरब तो इसकी बनावट की लागत है ऑरेंज लाइन बस की, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस, उसका तखमीना, उसके अखराजात, क्या कुछ अंदाजा लगाया है हुकूमत सिंध ने? नहीं, उसकी हम अलग है, उसकी ऑपरेशन है, उसकी बस सर्विस है, उसकी हम अलग ओपन के लिए भी अवार्ड करेंगे, उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएंगे। उसमें बहुत सी कंपनी न सिर्फ ऑरेंज लाइन की तरफ कर रहे हैं और ग्रीन की भी तरफ है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ग्रीन का सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, बाकी बसेस ऑपरेशन सारे सिंध गवर्नमेंट ही करे जी। और इसका जो किराया होगा, जो मेन लोगों को एक डाउटफुल है, शायद किराया इसका महंगा होगा, इसका मिनिमम किराया होगा, कम से कम होगा, जो जितना जो पंजाब का चलता है उसी मॉडल पे किराया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट सिंध मुमताज जाखरानी साहब हमसे बात कर रहे थे ऑरेंज लाइन के हवाले से। आज वज़ीर आला सिंध जब ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनसे बस के बजाय पानी का मुतालबा कर दिया। कराची वालों को बस तो मिल गई, पानी कब मिलेगा ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कराची पानी को तरस रहा है, इसे पानी कब मिलेगा आपको बताएंगे इस सेगमेंट में।
एक तवील अरसा हो गया है कि कराची पानी के संगीन मसले से दो चार है। एक वक्त था कि अमनो अमान कराची के लिए सबसे बड़ा मसला था और उसके बाद शायद पानी दूसरा बड़ा मसला था, लेकिन अब अमनो अमान तो किसी हद तक बेहतर हो गया है, लेकिन पानी की सूरत हाल अभी भी बेहतर होती नजर नहीं आती। और खासतौर पे रमजान के महीने में, जो कि गर्मियों के मौसम में मुसलमानों पर नाजिल हुआ है, ऐसे महीने में जबकि रोजे भी रखने हैं कराची के शहरियों ने और पानी भी दस्तयाब ना हो। एक वक्त था कि कराची शहर को इंडस रिवर से और हब रिवर से रोजाना 2.2 अरब लीटर पानी की फराहमी होती थी, लेकिन बतदरीज गुजरते सालों के साथ जैसे जैसे बारिशें कम हुई तो इन दरियाओं से शहर को पानी की सप्लाई भी कम होती चली गई। कराची वाटर बोर्ड के मुताबिक जो शहर को इस वक्त पानी दस्तयाब हो रहा है वो सिर्फ इतना है कि शहर की 50% जरूरियात पूरी कर सके, और उसमें से भी 30% पानी या तो चोरी हो जाता है या फिर जाया कर दिया जाता है। और जो 30% पानी चोरी होता है या जाया कर दिया जाता है, खासतौर पर जो पानी चोरी होता है उसका 70% हिस्सा बड़े बिजनेस को दिया जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े कारोबार हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि पानी की जिनके जरूरियात हैं, जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, तो वो चोरी शुदा पानी महंगे दामों पर वसूल करती हैं। इस वक्त कराची में खारे पानी के और मीठे पानी के अलग अलग रेट हैं। लोगों को टैंकर्स पर गुजारा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया का कारोबार, जो कि एक काला धंधा है, वो अपने मुकम्मल उरूज पे है। कराची के शहर में इस वक्त एक टैंकर खारे पानी का भी 1500 से लेके 2000 तक का मिलता है, जो कि सिर्फ 15 दिन तक चल सकता है। और इस तरह से कराची के बासियों का जो अजाब है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यही वो अजाब है कि जिसकी सदाएं लेके आज कराची के शहरी वज़ीर आला सिंध के सामने खड़े हो गए, और जब वो उन्हें ऑरेंज लाइन बस की नवीद सुना रहे थे तो कराची के शहरी पानी दो के नारे लगा रहे थे। जी, और पानी का मंसूबा भी इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ऐसे ही मजमे बड़े में हम आपको ऐलान करेंगे। सबसे अहम मसला यहाँ पानी का है और दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट का है। वज़ीर आला सिंध भी कह रहे थे और मान रहे थे कि कराची में इस वक्त अमन अमान का मसला चूंकि हल हो चुका है, तो अब सबसे बड़ा मसला पानी का है और उसके बाद दूसरा मसला ट्रांसपोर्ट का है। तो पानी का मसला कैसे हल होगा कराची में, कराची को पानी कैसे मिलेगा, ये सवाल लेके चलेंगे हम। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची वाटर बोर्ड के चेयरमैन मिसबाउद्दीन फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मिसबाउद्दीन साहब, और ये बताएं कि कराची में पानी का मसला हल कब होगा? रमजान है, गर्मियां हैं, शदीद गर्मियां हैं, कराची वालों को पानी कब मिलेगा? वालेकुम अस्सलाम गरीजा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने का। देखिए, कराची में पानी का एक हल्का फुल्का बहरान तो काफी अर्से से चल रहा है। हल्का फुल्का बहरान ख्याल था कि जैसे जैसे दर्जा हरारत में इजाफा होगा, गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव्स आएंगी, तो इस बहरान में शिद्दत आ सकती है। और यकीनन रमजान आ गया, लोगों की तलब में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है। आप समझती हैं कि हर आदमी नमाज पढ़ता है, वजू और नहाना धोना, इसकी वजह से थोड़ी सी तलब और रसद का जो फर्क है वो जरा मजीद उसमें जो है इजाफा हो जाता है। तो ये बहरान तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इसकी शिद्दत में यकीनन कमी आ जाएगी। और इस सिलसिले में खुद वजीर आला साहब ने कराची के वो पॉकेट जो शॉर्ट हैं, खासतौर पर वेस्ट का पॉकेट जिसमें बल्दिया, औरंगी और मिसबाउद्दीन साहब, आप खुद अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि कराची में पानी का जो बहरान है वो खत्म नहीं होगा। आप खुद अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का है। पिछले साल हुकूमत सिंध ने 200 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट्स खत्म करवाए थे, लेकिन या तो वो दोबारा कायम हो गए या उनकी जगह पे हुकूमत ने कोई कानूनी हाइड्रेंट्स क्रिएट नहीं किए, जिसकी वजह से पानी का इतना शदीद मसला हो गया है। देखिए, कराची में इलीगल हाइड्रेंट में बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इलीगल हाइड्रेंट खत्म हो गए। 193 इलीगल हाइड्रेंट जो है उनके खिलाफ FIR कटी है, जिसमें तकरीबन 2100 से ज्यादा के कनेक्शन काटे हैं। और यकीनन ये जब ही मुमकिन हुआ कि जब पाकिस्तान रेंजर्स ने ये एक्शन उठाया, वरना मंगोपीर रोड पे, मारीपुर पे, लांडी में, कोरंगी में ये बेतहाशा थे, जिसकी वजह से जो लीगल हाइड्रेंट थे वो नहीं चल पाते थे, क्योंकि वहाँ फ्री पानी मिलता था या कम कीमत पे, अर्जा कीमतों में मिलता था। बिजली भी चोरी की थी, पानी भी चोरी का था, जमीन भी चोरी की थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह
मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि गैर कानूनी हाइडेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ न कुछ लोग कहीं एहसनाबाद में, कहीं इत्तेहाद टाउन में, नॉर्दर्न बाईपास पे रात में कभी कोई हाइडेंट चला रहे होते हैं, कभी दिन में चला रहे होते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड भी फायर फाइटिंग करता रहता है। लेकिन मिसबाउद्दीन साहब, फिर वही सवाल जो कि मैंने पहले आपसे किया था कि कराची वालों को पानी कब मिलेगा? बोर्ड की ये पॉलिसी है, कोर्ट्स की हिदायत भी यही है कि वो कराची में आमतौर पर देखें, आप लोग ये सवाल करते हैं कि अगर पानी नहीं है तो टैंकर के जरिए कैसे मिल जाता है जी। तो टैंकर सर्विस पहले कराची में बहुत लिमिटेड थी। वक्त रफ्ता रफ्ता ये जिन भी वजूहात की बुनियाद पे परवान चढ़ी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी 24 हाइडेंट जब मैंने चार्ज लिया था, 24 हाइडेंट थे, 24 घंटे चलते थे। मैंने सीएम साहब की हिदायत पर, मिनिस्टर के और सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर मैंने टैंकर्स की तादाद को, हाइडेंट्स की तादाद को कम किया है। यकीनन इससे टैंकर्स की तादाद भी कम हुई और मिसबाउद्दीन साहब, पानी कब मिलेगा? अलबत्ता अब गर्मी में जो भी हाइडेंट है ये बिजी चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं इतने बड़े फोरम पे झूठ नहीं बोल सकता कि बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन गर्मियों में पानी की थोड़ी सी किल्लत रहेगी। ताहम वाटर बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी दस्तयाब पानी है, जो भी अवेलेबल वाटर है, इसकी मुनसिफाना तकसीम करके ठीक है। जो शहरियों, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची बोर्ड के चेयरमैन मिसबाउद्दीन फरीदी साहब हमसे बात कर रहे थे। एक तरफ अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहे थे कि कराची में पानी का बहरान इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही कराची के शहरियों को उम्मीद दिला रहे थे कि जितना भी पानी मौजूद है वो मुनसिफाना तकसीम करेंगे और यकीनी बनाएंगे कि कराची के शहरियों को रमजान में गर्मियों के दौरान पानी दस्तयाब हो। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।